अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई। बाकी लोग को इनवाइट कर लो। सिराज सर बाकी क्लास नहीं लेते सर, टाइम से नहीं आते। बंदे की फ्लाइट थी, नहीं लेना सर चाह रहे अस्सलाम हैं। वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मैसेज कर दिया है, बस 2 मिनट में इंशाल्लाह ताला सब ज्वाइन कर देंगे हम। ओके ओके ओके, इनवाइट करें। हाँ जी, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। चले बिस्मिल्लाह करें जी फिर। जी सर, स्टार्ट कर लेते हैं, लड़के ज्वाइन कर लेंगे हमें 2-4 मिनट तक। ओके ओके ओके, चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं यार बस इधर कराची आया था। ये तो अंधेरा ही काफी आ रहा है कराची, इधर ऑफिस में ना। तो अभी जो है ना, मैंने कहा चले क्लास कैंसिल नहीं कर। और वैसे मेरी टिकट कैंसिल हो गई थी, आपको पता है जो करंट सिचुएशन है। अभी यहाँ से फिर कराची वाले ऑफिस से मैं क्लास उड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए कैमरा आज की क्लास में ऑफ होगा। अच्छा, वो मैंने कल लास्ट क्लास में आपको एक असाइनमेंट दी थी, याद है आप लोगों को, जिसके अंदर मैंने आपको कुछ अस्सलाम क्वेश्चन वालेकुम दिए थे। सर। वालेकुम सलाम जी सर। जी भैया। वो जी सर। असाइनमेंट याद है आप लोगों को? यस सर। वो किया आप लोगों ने? जी सर, कोशिश की है प्रैक्टिस करने की। इसमें से जो मसले मसाइल आए हैं वो बताओ। क्वेश्चन 45 46 47 था, लॉ के मुतालिक थे, ठीक है। वो प्रैक्टिकल केस स्टडीज थी, समझे। बताएं जी, जी सर। क्वेश्चन बताएं उसमें से। सर मुझे ये क्वेश्चन नंबर 47 का ज़रा समझ नहीं आया था, और 46 का ज़रा कंफ्यूजन था। 45 का फिर भी सर ये मैंने कोशिश की अपनी तरफ से, 46 पे भी किया था, लेकिन 45 में सर वो ज़्यादा मतलब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से ज़्यादा रिलेटेड था वो। सर मुझे लगता है 46 में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का भी वो ज़रा पॉइंट आ गया ओ था। ठीक है ठीक है, अदर सोर्स वाला पॉइंट पे इग्नोर कर देते हैं। अभी देख लेते हैं, जी कोई सर। मसला नहीं। जी आपका सर। क्वेश्चन था विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन बैंक। 45 से सर शुरू करें। 45 से शुरू करें? जी सर, क्योंकि ये 3 क्वेश्चन आपने दिए थे प्रैक्टिस के लिए, 45, 46 और नहीं तो 47। आप लोगों ने फिर क्या किया है? आप लोग क्या करके आए ये बताएं। ये तो मैंने आपको दिया था ना, करके आने हैं, आपने करके आने हैं। आपने क्या किया है? सर ट्राई की है, लेकिन फिर भी अगर रिपीट हो जाए तो बेहतर रहेगा। फिर तो फायदा ही नहीं है ना, आप लोगों ने समझो कि पढ़ा ही नहीं है। सर चले, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? ऑन 1 जुलाई 2023, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, हम अगली क्लास को टाइप कर लें, ठीक है। क्लास का लिख लें, ये एक्सेल मिल गया था लास्ट क्लास का। जी सर, वो शेयर किया था सबके साथ। क्लास 7 मई। अच्छा, ऑन 1 जुलाई 2023 फरक borrowed ₹8 lakh from Star Bank Limited and acquired plot of land in Hub Industrial Zone of ₹6.5 million। अच्छा, हुआ क्या? इस साहब ने, जिसका नाम फरूख है, मैं जो को लिखता रहता हूँ, फरूख साहब ने लोन लिया। बारो से क्या मुराद है? उसने उधार लिया, ठीक है। अच्छा, उधार कहाँ लिया? बोरोड फ्रॉम कौन सा बैंक है जी? स्टार बैंक, ऐसे ही है। अब उसने बारो करके किया क्या? अच्छा, उसने लिए पैसे बारो करके 8 मिलियन। उसमें से उसने प्लॉट ले लिया कितने का? 6.5 मिलियन का। He invested in the rest of the loan in the business venture with his friends। उसने जो फर्क है, मतलब ये पैसे इतने लिए थे, इतने कर दिए, ये किसी बिजनेस में अपने दोस्त के साथ इन्वेस्ट कर दिए। क्या ये बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। अच्छा जी, शाबाश। अबव लोन, यानी कि दिस वन कैरीज मार्कअप, इसके अंदर लोन है 12% का, यानी कि इसको सूद जाता है सालाना 12%, इंटरेस्ट मार्जिन जो भी नाम दे लो। एंड इज रिपेबल इन 8 मंथली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई 2023, ठीक है। अच्छा, अभी समझिएगा, ये लोन जो लिया था, लोन टेकन
लोन टेकन एंड ऑन रीपेमेंट स्टार्टेड। ठीक है, ये लोन की रीपेमेंट स्टार्ट होगी, वापस देना शुरू कर दिया। ये लोन जो लिया था वो डेट पर लिया था, यानी कि ठीक 1 साल बाद लोन की वापसी शुरू होगी और लोन को 8 किस्तों में, 8 कौन सी किस्तें, हर किस्त 3 माह बाद आएगी। यानी कि आपके पहले साल में 4 किस्तें और अगले साल में 4 किस्तें, यानी कि ये 2000 आप समझ लें टैक्स ये 2025 और 26, 30 जून 2026 तक साल लोन वापस रिपे हो जाएगा। ये बातें मैंने ठीक लिखी हैं? अरे बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जी सर। देख लो, सर ये Quarterly 25 देखो। आएगा 26 नहीं है। 26 आएगा भाई, 8 किस्तें हैं ना, करें आप काउंट करें, 8 किस्तों में पे होना है। अगर एक किस्त यहाँ से शुरू हो पहली और 3 माह बाद, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगी और पहली किस्त पता कब जाएगी, 30 सितंबर 2024 को। अब यहाँ से आगे किस्त से गिनना शुरू कर दो तो यहाँ पे 8वीं किस्त बनेगी, काउंट कर लो भले, क्योंकि पहले साल में 4 और अगले साल में फिर 4। जी भाई साहब जो कह रहे थे 25 आएगा पक्का? यस सर, अंडरस्टैंड। ठीक है जी। ऑन 1 अगस्त 2023, ठीक है, लोन लेने के साथ ही बाद में, यानी कि जुलाई के बाद अगस्त में, फर्क डिसाइडेड टू सेल द प्लॉट ऑफ द लैंड टू जुल्फकार मोटर्स फॉर ₹10 मिलियन। यानी कि जो प्लॉट लिया था कितने का, 65 था, वो समझो कि एक ही महीने बाद ये जो प्लॉट लिया था इसको उसने सेल करने का वादा कर लिया या इरादा कर लिया इतने का जुल्फकार मोटर्स को, ठीक है, एंड रिसीव्ड, और उससे 5 लाख रुपए ले लिया। ठीक है, ये एडवांस ले लिया, ये एग्रीमेंट कर लिया। ऑन 15 अगस्त 2023 फर्क फॉरफिटेड द अमाउंट फ्रॉम जुल्फकार, उन्होंने कहा जी हम प्लॉट नहीं लेंगे और ये उसने पैसे कहा जी मैं फॉरफिट कर रहा हूँ। ये तो अभी पहले इंफॉर्मेशन उसने दी है, अभी हर इंफॉर्मेशन का करना क्या हम 1 बाय 1 देखते हैं उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ये भी हमारा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगा। क्या यहाँ तक मेरी बात साथ आप सहमत हैं, एग्री हैं? जी, यस सर। कोई मसला यहाँ तक? नहीं सर। अच्छा, यहीं पे ही रहते हुए मैं आपको एक लॉ की शिक दिखाना चाहूंगा। आपका जो सेक्शन होगा, गिव मी अ सेकेंड प्लीज। सर आपको एक पॉइंट बढ़ाना है लॉ के अंदर, वो जो कि आपकी इंटरेस्ट वाले पॉइंट के साथ लिंक्ड है। ये पॉइंट पढ़िएगा सर, 15A1F, where the property has been acquired, constructed, renovated, extended or reconstructed by the, इसको ये पॉइंट्स को हम निकाल देते हैं यहाँ से, ये फजूल के पॉइंट है, हिस्ट्री वाले पॉइंट है। by the person with capital contributed by the house building finance corporation, नहीं, ये एक शेड्यूल बैंक से पैसे इन्होंने उधार लिए हैं। अब वो क्या रहा है सर, अब इसके अंदर वो पैसे लेके उन्होंने घर जब लेना है या उसने बिल्डिंग लेनी है तो जो बैंक को सूद दिया जाएगा वो भी आपके एक्सपेंस के तौर पे हम माइनस कर सकते हैं, जो हमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आएगी। सर समझ नहीं आई। सर फर्ज कीजिए मैं बैंक से पैसे उधार लेता हूँ, उधार लेके मैं एक प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, प्रॉपर्टी लेके मैं उसको क्या करता हूँ, किराए पे लगाता हूँ, किराए पे लगाता हूँ तो मुझे इनकम आती है। लेकिन जब मैंने बैंक से पैसे लिए जो मुझे वहां पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो कानून ने ये कहा यहाँ पे आप उस इंटरेस्ट को माइनस कर सकते हो।
ये वाला पॉइंट है, where the property has been acquired, constructed, renovated, extended or reconstructed by the person with capital contributed by the House Building Finance Corporation or a scheduled bank under a scheme of investment in property on the basis of sharing the rent made by the corporation, the share in rent and the share toward appreciation in the value including if the capital। अब ये सारा जब आप पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी ये जो हम उनको पे कर रहे हैं ये पैसे हम माइनस कर सकते हैं, भले हम उनको इंटरेस्ट पे करें या उनको रेंट के अंदर शेयरिंग दें, दोनों चीजों को एज एन एक्सपेंस हम माइनस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये वाला पॉइंट भी लिंक है। एनी प्रॉफिट पेड और पेबल बाय द पर्सन इन द ईयर और एनी मनी बोरोड बाय वे ऑफ मॉर्गेज, यानी कि दो पॉइंट्स हैं। एक है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, उनको कहते हैं आप पैसे दो, हम रेंट आपके साथ शेयर करेंगे, रेंट शेयरिंग होगी। एक पॉइंट में हम कहते हैं कि रेंट हम आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, हम आपको इंटरेस्ट देंगे। जो है रेंट वाला ये है 15A1 और F, यहाँ पे हम उसको कहते हैं हम आपको इंटरेस्ट देंगे, वो है 15A1 और उसका E। क्या ये दोनों पॉइंट हजम होते हैं? जी सर। जी, और किसी को मसला हो? और यहाँ पे कुछ सिनेरियो समझ आ रहा है कि इंटरेस्ट वाला सिनेरियो मान रहा है इस सिनेरियो में, इस जगह पे? जी अच्छा जी, सैफरमान लिस्ट में अगर ए में नहीं है बी में देख लें, वरना पेपर सारे मैंने वो जो है ना नंबर शेयर किए हैं। अगर पेपर आपने दिया तो पेपर जस्ट इन केस पेपर दिया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर पेपर नहीं दिया तो फिर परेशान हो, आपका रिजल्ट आपको बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, मैं दोबारा से फिर देख लूंगा। अच्छा, अब क्या है, कहता है ऑन 1 सितंबर, यानी कि लोन लिया जुलाई में, अगस्त गुजरा, जुलाई गुजरा, अगस्त सितंबर आ गया। फर्क लेट आउट द प्लॉट ऑफ लैंड फ्रेंड ऑन अ मंथली रेंट ऑफ रुपीज 1.5 लाख। उसने अपने दोस्त को ये रेंट पे प्लॉट दे दिया, कितने पे? 1.5 लाख रुपए में। अब इसके बारे में सर क्या क्या चीजें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आती हैं, चलो आज इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले 3 चीजें हमने पढ़ी हुई हैं कि वो प्रॉपर्टी में आती हैं। कौन कौन चीजें आती हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में? 3 चीजें आती हैं। किसी को याद हो लिख के बताया कि सर ये 3 चीजें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आते हैं? सर जो कोई बता? रेंट, सबसे पहले तो शाबाश, रेंट आता है और उसके साथ ठीक, फॉरफिटेड जो अमाउंट है वो भी इनकम ऑफ शाबाश, प्रॉपर्टी थी सर। तीसरा शाबाश। मुझे मालूम नहीं है। नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट। नॉन एडजस्टेबल सारा आता है? नहीं सर, उसकी जो एक वो आ जाएगा, क्या कहते हैं, आई थिंक आउट ऑफ 10 आ जाएगा सर वो। यस सर, आउट ऑफ 10 क्या होता है? मैं आउट ऑफ 10 समझा नहीं। सर वो अगले 10 साल के लिए मतलब वो करते हैं ना, वो जो अमाउंट होता है, तो वो कहते हैं उस साल का अगर करने तो पूरा उसको एक्सप्लेन करें। आउट ऑफ 10 मुझे समझ नहीं आ रहा। सर जो बेसिकली नॉन एडजस्टेबल अमाउंट होगा वो इस तरह हम वो मतलब अगले 10 साल के लिए मतलब presume ये आप फिर करें अगले 10 कहें साल। नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट का 1/10। यस सर। ठीक है, अच्छा जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे और क्या क्या चीजें आ सकती हैं, और सारी चीजें आ सकती हैं। ये हमने देखा हुआ है। रेंट आता है, रेंट के अंदर क्या क्या आता है? सबसे पहले वो जो अमाउंट मिलती है, उसके बाद फॉरफिटेड डिपॉजिट आता है। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइएगा, एक और चीज बताइएगा कि अगर हम इसके अंदर पढ़ने की कोशिश करें, यहाँ पे कुछ और चीजें भी बताता है, वो मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। एक सेक्शन यहीं पे हम लगे हाथों डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 39, इसमें सेक्शन 39 की हेडिंग क्या है भाई? इसकी हेडिंग क्या आ रही है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। शाबाश। इसमें ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है? अगर कोई भी बंदा किसी घर को, किसी जगह को जो उसने लीज पे ली हुई है, उसको सब लीज करे, वो किस में फॉल करता है? वो किस में आता है? क्या आपके लिए वो जगह सब लीज वाली जो अमाउंट आती है,
क्या वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है? क्या नहीं वो सर, अमाउंट सर्विस वाला इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो जाएगा। वो इनकम फ्रॉम अदर क्लियरली लॉ सोर्स? में मेंशन है। शाबाश, के लॉ में सुदेश कहते हैं क्लियरली मेंशन्ड है कि वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है, सब लीज से आने वाली इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास एक जगह है और उस जगह में ये बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग की अगर बात करो, ये समझो बिल्डिंग बनी हुई है, इसके अंदर यहाँ पे एक प्लांट लगा हुआ है या मशीनरी लगी हुई है इसके अंदर, और मैं इस बिल्डिंग को और इस प्लांट को एक ही पार्टी को एग्रीमेंट के साथ पूरी बिल्डिंग को दे देता हूँ। तो इसको कहाँ पे लेके जाना है? क्या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लेके जाएं या किसी और में लेके जाएं? जी जी सर। सर ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। शाबाश। कि सर जब हम किसी भी बिल्डिंग को हम प्लांट या मशीनरी या दोनों के साथ मिला के रेंट पे देते हैं तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होता, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाता है। ठीक हो गया? जी सर, ये बिल्कुल ये क्वेश्चन 46 में भी सिनेरियो में ये मौजूद था सर। क्या हुआ है? जी सर, वो क्वेश्चन नंबर 46 की सिनेरियो में भी ये मौजूद है, मतलब वो बंदा भी उसमें एक जो प्लांट लेते उसके साथ मशीनरी भी वो रेंट करता है, रेंट पे देता है सर। शाबाश। अब अगला पॉइंट, इनकम, अच्छा सारे पॉइंट नहीं बढ़ा रहा, जो प्रॉपर्टी के रेलिवेंट है सिर्फ वही पॉइंट बढ़ा रहा हूँ। इनकम फ्रॉम परविजन ऑफ एमिनिटीज। एमिनिटीज का किसी को पता है ये क्या होती हैं? पता है जी सर किसी जो को? भी मतलब सहूलियतें जो सर मिल रहे होते हैं, बेनिफिट्स जो होते हैं सर। ठीक है, तो प्रॉपर्टी के साथ कौन कौन सी सहूलतें दी जा सकती हैं? ये भी सहूलत है, ठीक है, आपकी जी सर। मुख्तलिफ किस्म की। यदि होटल में फर्ज करिए जो आपको फैसिलिटीज नहीं देते, अच्छा जी आप ऐसा करें कि लॉन्ड्री की सर्विस ले लें, आप हमसे फर्ज कीजिए कि फूड भी ले लें, ठीक है, फर्ज कीजिए कि आप हमसे कोई भी और फैसिलिटीज ले लें जो उनके पास अवेलेबल हो, ठीक है। और कोई आपको सर्विसेज दी जाए तो उनको कहते हैं कि हम परवीन, ये मतलब उनको इनकम मिल रही है कहाँ से? एमिनिटी से, यूटिलिटी से मिल रही है या किसी और सर्विस से मिल रही है। लेकिन ये सर्विसेज होती नहीं होती, नहीं होती अगर आप किस चीज में इन्वॉल्व होते हैं, बिल्डिंग के साथ, आप बिल्डिंग चिल्डिंग आप रन कर रहे हो ना, कर रहे होते ऑटो शॉटो, ये इनकम आपको मिलती बिल्कुल भी ना मिलती। याद रखिएगा जो भी इनकम हो, ठीक है, ये बिल्डिंग के साथ बाकी चीजों को ऐड ऑन करने से, ठीक है, तो ये कहाँ पे फॉल करती है? अगर बिल्डिंग के साथ ये सर्विसेज आप लोग को देते हैं तो आपकी इन सर्विसेज की इनकम अदर सोर्स में फॉल करती है। बात हजम हुई कि नहीं? यस सर। अच्छा, अब हम वापस उसी सिनेरियो पर वापस चलते हैं। ऑन 1 सितंबर 2023 फर्स्ट लेट आउट द प्लॉट ऑफ लैंड टू फ्रेंड आतिफ, ठीक है। अच्छा इसमें एक और चीज, एक और चीज, एक ये वर्ड नजर आ रहा है आपको? ग्राउंड यस रेंट। सर। ग्राउंड क्या होता है? जब आप बिल्डिंग, यहाँ पे अभी एक बात बड़ा गौर रखना है, लॉ में ये ग्राउंड लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप अगर आप यहाँ पे पढ़ें तो रेंट का मतलब क्या है? रेंट का अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, ठीक है, बाय द ऑनर ऑफ लैंड और बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग, ये जो आएगी, ठीक है, ये, और हम किसी को किसी दे रहे होंगे लैंड और बिल्डिंग को, क्यों दे रहे होंगे? उसको हम ऑक्यूपेशन दे रहे होंगे या राइट टू यूज दे रहे होंगे, जो कैसे आएंगे? ये तो आएंगे आपके इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। लेकिन सर यहाँ पे आप एक चीज गौर फरमाएं, यहाँ पे कि यहाँ पे इसने क्या दिया है? प्लॉट ऑफ लैंड दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सर क्या आपको पढ़ के क्या लगता है? ये जो लैंड है, ठीक है, प्लॉट दिया है, ठीक है, लैंड दी है, तो ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आएगा या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में? चूंकि वहां पे आ रहा था ग्राउंड रेंट, तो किस में जाएगा? सर ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ही आएगा सर। शाबाश। ये आपको क्यों लगा प्रॉपर्टी में आएगा? सर क्योंकि लॉ में क्लियरली मौजूद है कि जो ओनर फॉर लैंड है, लैंड या बिल्डिंग जो है वो रेंट में दे रहा है, तो सर वो रेंट उधर ही मतलब मौजूद है सर लॉ में, सेक्शन 15 में। सर फिर ग्राउंड रेंट क्या होता है? अगर हम वो कहते हैं कि लैंड और बिल्डिंग है दोनों, ग्राउंड रेंट क्या होता है? सर ये मेरे ख्याल में ये एक किस्म का कोई एक्सपेंस होते हैं जो काट दिया जाता है सर, ग्राउंड रेंट जो होता है।
कोई भी बंदा? नजर आ रहा है जी? रेंट पेड अंडर द टर्म ऑफ अ लीज बाय द ओनर ऑफ अ बिल्डिंग टू द ओनर ऑफ द लैंड ऑन विच इट इज बिल्ट। ये क्या समझ आ रही है यहाँ से? जी सर, मैं समझ गया हूँ सर। मतलब बेसिकली जो बंदा एक प्लॉट ऑफ लैंड देते हैं किराए पे और एक बंदा उसके ऊपर बिल्डिंग बनाता है सर, तो जो बिल्डिंग शाबाश। बनाएगा सर, जिसने बिल्डिंग बनाया हुआ है सर, वो जमीन के ऊपर सर वो किराए देगा जिसने उसे मतलब लैंड दिया हुआ है। हाँ, यानी कि अगर आप किसी को वैसे दें लैंड, अब ये बड़ा टेक्निकल नुक्ता है, ठीक है। यानी कि आपने किसी को लैंड दी, ठीक है, आपने किसी को लैंड दी और उसने उस लैंड को समझे आपसे किराए पे लिया, तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। अगर उसी बंदे ने उस लैंड के ऊपर क्या किया, कुछ काम किया और उस प्रॉपर्टी को उसने समझे बिल्डिंग उसके ऊपर खड़ी कर दी, तो आपको जब इनकम आ रही है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। क्या आमिर एग्री करते हैं आप इससे? यस सर। सुदेश आपका क्या मौकफ है? अजमल आपका क्या मौकफ है? सर एक चीज क्लेरिफाई करनी थी सर। जी जी। सर ये पर्सन, मतलब पर्सन ए अगर लैंड दे रहा है पर्सन बी को और पर्सन बी उसके ऊपर एक्सपेंसेस यूटिलाइज कर रहा है ए के लैंड के ऊपर, अपनी बिल्डिंग बनाता है, तो प्रॉफिट सर इनडायरेक्टली ए के पास नहीं जाएगा? कौन जाएगा? अगर ए लैंड दे रहा है बी को सर, फिर बी उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करता है सर, तो इनडायरेक्टली जो प्रॉफिट है वो ए के पास नहीं जा रहा है इसका? नहीं, एक बात याद रखिएगा कि अगर फर्ज कीजिए आपकी लैंड हो, ठीक है, स्वदेश की, ठीक है, उसके ऊपर मैं अगर राइट ले लूं कि मैं बिल्डिंग बनाऊंगा, ठीक है, तो भाई याद रखिएगा कि आपस में हमारा एक एग्रीमेंट भी हुआ होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप पैसे में बना लूंगा। तो ये मेजर जो हो गए ना, ऑनरशिप बिल्डिंग की, वो लैंड की आपकी है, लेकिन जो बिल्डिंग की ऑनरशिप है ना, लैंड आपके पास है, इस बिल्डिंग की ऑनरशिप मेरे पास होगी, ठीक है। वो कहता है एग्रीमेंट में स्पेसिफिकली लिखा जाता है। अभी मैंने रावलपिंडी में एक एग्रीमेंट ऐसा बना के दिया, सरदार मॉल के नाम से, चांदनी चौक में एक मॉल बन रहा है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर क्या हुआ कि ये जो एग्रीमेंट बनेगा ना मेनली, तो इस जगह का एक रेंट पे किया जाता है। किसको? ये अब चूंकि जगह बिलोंग करती है इससे और बिल्डिंग इससे बिलोंग करती है, तो मेन बिल्डिंग के सारे एग्रीमेंट आगे पीछे ये बी कर रहा होता है, ठीक है, लेकिन इसको मेन उस जगह के पैसे दे रहा होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। तो ये चीज, और ये पाकिस्तान में इतना कॉमन कंसेप्ट नहीं है, ये यूरोपियन कंट्रीज में ये थोड़ा कॉमन है, ठीक है। यस। अच्छा जी, अभी हम वापस चलते हैं उसी पे। ऑन 1 सितंबर 2023 फर्क लेट आउट द फ्रेंड एट अ मंथली रेंट ऑफ 1.5 लाख, ठीक है, रिसीव्ड एन अनएडजस्टेड डिपॉजिट ऑफ, इसका क्या करें जी? 2 लाख रुपए का क्या करें? 2 लाख का क्या करें? ये 2 लाख को क्या बोलेंगे? सर ये सिक्योरिटी डिपॉजिट होगी जिसके ऊपर वो 1/10 हिस्सा जिसका बनेगा 10 साल की हद तक अगर कंप्लीट होता है तो फिर वो 1/10 जो आएगा उसका क्या करूंगा? सर वो मेरा मतलब इनकम बन जाएगा फ्रॉम प्रॉपर्टी। शाबाश। एंड पेड 80,000 फॉर लेवलिंग द ग्राउंड। ये देखिएगा, ये जो फरूख साहब हैं, इन्होंने 2 लाख तो लिया है, लेकिन वो जगह वो सही नहीं थी, उसको लेवल करवाने के ऊपर कितने पैसे दे दिए हैं? 80,000। मुझे आप स्वदेश ये बताओ कि ये जो 80,000 रुपया दिया है, क्या ये एक्सपेंस मेरा है कि नहीं है? चूंकि मैं इनकम जो आएगी वो उस पे तो वो टैक्स देता हूँ, क्या इस एक्सपेंस को माइनस करूँ कि ना करूँ अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से? सर आई बिलीव एक्सपेंस में आएगा, एडजस्ट होगा ये। ठीक है, अच्छा, इसको देखने का कोई तरीका है या बस ऐसे ही कह दूं ये आएगा? सर ये सेक्शन 15 आई गेस उधर था। 15A, शाबाश। इन्होंने कहा कि सर आप 15A में जाएं। मैं 15A में गया, तो यहाँ पर अगर मैं देखना शुरू करूँ, प्रीमियम पे, लोकल रेंट, ग्राउंड रेंट, क्या यहाँ पे लेवलिंग की कोई बात आ रही है? ये वर्ड क्या है? लेवलिंग द ग्राउंड, ठीक है। क्या कोई लेवलिंग की बात है? हमें सेक्शन देखना होगा। अब यहाँ पे आके हमने देखा लेवलिंग की अगर बात ही ना हो, लेवल या लेवलिंग कोई भी वर्ड ना आए वहां पे 15A के अंदर,
ये माइनस कर लूं स्वदेश? सर अगर लेवलिंग अप की बात आई है तो माइनस होगा, जहाँ पे नहीं आएगी वो अदर एक्सपेंसेस में आएगा जो आपने बताया था। नहीं, अदर एक्सपेंस में क्यों आएगा? अगर एक इनकम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, एक बात याद रखना स्वदेश, इस मसले को भी हल कर दो। पॉइंट बड़ा आपने अहम बात की, लेकिन आपको पता नहीं था कि बात इतनी अहम होगी। कैसे? मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पता है क्या कह रहा है? इसने भी अब इतनी वो ड्राफ्टिंग अच्छी नहीं हुई। यहाँ पे कह रहा है द परवियंस ऑफ सेक्शन 21, 21 एक और सेक्शन है, उसमें कुछ खर्चों की बात हुई है। शैल अप्लाई इन डिटरमाइनिंग, यहाँ पे वहां पे जो तरीकाकार है, यहाँ पे बेसिकली ये है जो खर्चा यहाँ पे माइनस नहीं हुआ, ये देखो। सो दिस बेसिकली वो किसी और हेड में भी माइनस नहीं हो सकता। यानी कि अगर आप कहते हो यार ये तो इस हेड में मैं माइनस नहीं कर पाया, फर्क लेवलिंग एक्सपेंस है, तो मैं उसको अदर सोर्स में जाके माइनस कर लूं। भाई एक जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी इनकम है, तो आपका एक्सपेंस भी तो प्रॉपर्टी के साथ लिंक्ड है ना, तो वो प्रॉपर्टी के साथ ही माइनस होना चाहिए। अब चूंकि लॉ ने मना कर दिया मैं माइनस नहीं कर सकता, तो मैं उसको किसी और हेड में भी माइनस नहीं कर सकता। राइट सर। तो दिस क्लियर है? यस सर। मेरी बात को रिपीट करें आप। सर आपने ये कहा कि जब लॉ ने खुद रिस्ट्रिक्ट किया कि एक चीज प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही एक्सपेंसेस में माइनस होता है और एडजस्ट हो सकता है, उसके अलावा कई और एक्सपेंस से माइनस नहीं हो सकता, तो हम कैसे कर सकते हैं अदर एक्सपेंसेस से माइनस को? लॉ ने खुद रिस्ट्रिक्ट किया है हमें। नहीं, इस तरह से इसको और थोड़ा सा बेहतर करते हैं। अगर एक एक्सपेंस प्रॉपर्टी के साथ लिंक्ड है तो उसको प्रॉपर्टी के हेड में माइनस होना चाहिए। अब प्रॉपर्टी के हेड ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि माइनस नहीं करना, तो हम उसको ये नहीं कि प्रॉपर्टी में माइनस नहीं कर रहे, किसी और में माइनस कर रहे हैं। हम किसी और में भी माइनस नहीं कर सकते। सर कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? एनी एक्सपेंडिचर अलाउड टू पर्सन अंडर दिस सेक्शन एज अ डिडक्शन shall not be allowed as deduction in computing the income of the person charged to tax under any other head of income। जो खर्चा इस हेड में हो गया वो भी, और जो खर्चा इस हेड में माइनस नहीं हुआ वो भी किसी दूसरे हेड में माइनस नहीं हो सकता। ठीक है? यस सर। यस सर। अच्छा, ये हो सकता था ना, आप कहते यार यहाँ माइनस नहीं करने दिया, चलो किसी और हेड में माइनस कर लेते हैं। अच्छा जी, अब और बात क्या हुई? और बात ये हुई, ग्राउंड रेंट ऑफ 12,00,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम ये पे किया, ठीक है, वो लॉ में अलाउड है। बेसिकली 80,000 लेवलिंग के लिए पे किए, वो हमें अलाउड नहीं है। ग्राउंड रेंट क्या मैं माइनस कर सकता हूँ? हमें अब चूंकि हम प्रॉपर्टी के हेड देख रहे हैं, तो प्रॉपर्टी के हेड में क्या यहाँ पे ग्राउंड रेंट को माइनस करने की इजाजत है? हमें देखने की जरूरत है। हमें देखने की जरूरत है क्या इस सेक्शन में ग्राउंड रेंट को माइनस करने की इजाजत है? जी सर, इजाजत है। कितना माइनस करने की इजाजत है सर? यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया, जितना भी होगा माइनस कर लेंगे। इसका मतलब यह है कि सर ये ग्राउंड रेंट में माइनस कर सकते हैं, यस आप कर सकते हैं। सर इंश्योरेंस प्रीमियम, जी इंश्योरेंस प्रीमियम को लॉ में आके देख लेते हैं, ठीक है। सर इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस कर सकते हैं, कितना माइनस कर सकते हैं सर? जितना भी होगा हम माइनस कर सकते हैं, ठीक है। फिर सर, अच्छा उसके बाद 140 अगेंस्ट रेंट कलेक्शन चार्ज। रेंट कलेक्शन चार्जेस के बाद में ये एडमन नेचर का एक्सपेंस है, इसके बारे में लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। कितना माइनस कर सकते हैं? 4% सर। नहीं, अप टू 4% मेरे बच्चे। 4% कहने का मतलब यह है कि स्टेट 4%, अप टू 4%। अगर 4% से कम होगा, अप टू 4% ऑफ व्हाट? किस चीज का 4%? सर जो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, टोटल जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है उससे डिडक्शन। शाबाश, डिडक्शन अजमल ने कहा जो रेंट चार्जेबल टू टैक्स होता है उसका। तो अजमल, ये रेंट चार्जेबल टैक्स क्या होता है मेरे बच्चे? इसका नहीं सर, फार्मूला क्या है? सर मैंने कहा कि डिडक्शन निकालने से पहले जो हम रेंट सेक्शन 15 के अंदर कैलकुलेट करते हैं उसके मुताबिक ही अप टू 4% करते हैं। शाबाश, उसको पता है क्या कहते हैं? रेंट चार्जेबल टू टैक्स। क्या कहते हैं? रेंट रेंट चार्जेबल टू टैक्स सर, लेकिन रेंट रेंट चार्जेबल टू टैक्स तब नहीं होता जब डिडक्शन निकाल लेते, तब रेंट चार्जेबल टू टैक्स नहीं नहीं नहीं, होता। डिडक्शन से पहले वाली सारी जो होते हैं ना, वो जो तीन चीजें हमने पहले पढ़ी हुई है ना, ये कौन कौन सी? रेंट, 1/5 फोरफिटेड डिपॉजिट, इन तीनों को जमा कर लेना तो इसको क्या बोलते हैं? रेंट चार्जेबल टैक्स। क्या बोलते हैं? रेंट चार्जेबल टैक्स।
तो रेंट चार्ज और टैक्स का 4% तक माइनस हो सकता है, एज अ कलेक्शन है चार्जेस। एग्रीड। यहाँ पे कितना हो रहा है? इतना। फिर हम इसको देख लेते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, ज्यादा तो नहीं हो रहा। हम मैथ पे ठीक है। फरूक हैज पेड 25,000 टू अ फर्म, जो कि फर्म क्या है? वैल्यूअर है, प्रोफेशनल वैल्यूअर है। विच डिटरमाइन द एनुअल रेंटल। अब उन्होंने हमें रेंट निकाल के दिया कि इसका रेंट कितना है? 6160। क्या वैल्यूअर को पेमेंट जो करते हैं माइनस करने की इजाजत है? सर यहाँ पे देखना शुरू कर देंगे। यहाँ पे हमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मिल जाए तो माइनस कर लो, अगर ना मिले तो माइनस ना करो। क्या क्वेश्चन की आपको अंडरस्टैंडिंग होगी? जी क्या सर। क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग होगी आपको? अब यहाँ पे हम इसके सोल्यूशन को डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। टाइम लगाने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है ही नहीं। सबसे पहले फोरफिटेड डिपॉजिट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट है, क्या इस पे कोई मसला है? नो। नो सर। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, वैल्यूअर ने हमें समझो, अच्छा ये लॉ में दे दिया गया, वरना वैल्यूअर का शायद ही कंसेप्ट हो। वैल्यूअर का मतलब ये है कि उसने कहा कि इस चीज का मार्केट में रेंट कितना होगा। अब हमने इसको लगाया रेंट पे कब था? किस डेट को हमने इसको रेंट पे लगाया था? इस प्लॉट को कब लगाया था सर? 1 सितंबर 2023। समझो कितने महीने का रेंट हम लेंगे इससे? 10 महीने सर। हमने इसको रेंट पे लगाया कितने का है? 1,50,000 सर महीने का। और पूरे साल किस जगह रेंट बनता है कितना उसके हिसाब से? सर 10 महीने का बन जाता है 15 लाख सर। ये समझो सीएसआर टैक्स का नोटिस बता रहा हूँ। अभी ये कह रहा है कि यार साल का इसका 10 का मल्टीप्लाई करो कि आप कितना ले रहे हो। कैसे कि आप कितना ले रहे हो? सर वो मैं कैसे देख लूं कि आप 1.5 लाख ले रहे हो और 10 माह का रेंट कितना बनता है? कितने माह का? 10 माह का। आप इनका मल्टीप्लाई करो, फिर इसको आप देख लो, ये है 12 माह का रेंट। तो ये जब 12 पे डिवाइड करेंगे तो 1 माह का आ जाएगा, फिर आप 1 माह को 10 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आ जाएगा पूरे 10 माह का रेंट। दोनों में से जो बड़ी रकम होगी वो हमारा रेंट बनेगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही यस कह सर, रहे हैं सर। शाबाश। ये क्या लॉजिक क्या है इसकी? सर इसकी लॉजिक ये है कि जो फेयर मार्केट वैल्यू है रेंट का वो देखा जाता है सर। शाबाश। यहाँ पे फिर आके चेक करो, मुझे बताओ कि उसने 1.5 लाख को लिया या 2160 के हिसाब से लिया, ये चेक करो। चेक करें मेरे दोस्तों। सर सर इसने ये दूसरा वाला लिया सर, 2160 वाला लिया सर। 2160 वाला क्यों? 2160 के हिसाब से अगर हम 12 पे डिवाइड करें कितना रेंट बनता है? ये है सर, ये देखो, अगर मैं इसको 2160 को, ये कितने माह? 12 माह का रेंट है, 1 माह का कितना बनता है? हम कितना ले रहे हैं? सर एक महीने का सर 18,000 बन जाता है सर। और हमें कितना लेना चाहिए? क्या मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही कह सर रहे हमें सर। 1,80,000 लेना चाहिए, एक महीने का वहाँ पे 1,80,000 सॉरी जी सर। 1,80,000। शाबाश। 180 लेना चाहिए, ठीक है। जी सर। एग्रीड। अग्रीड सर। बाकी लोग भी बता दें मुझे। जी सर ये जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि फेयर मार्केट वैल्यू के मुताबिक लेंगे ताकि एफबीआर अपनी कलेक्शन कर सके, सर इस कॉन्सेप्ट के तहत आप कह रहे हैं कि 1,80,000 लिया जाएगा? जी बिल्कुल। उसने कहा कि ठीक हमें है। एक बंदे ने मार्केट का रेंट निकाल के दिया है कि जो जगह हमने किसी को किराए पे दी है उसका पूरे साल का रेंट 21,60,000 रुपए है। बात समझ रहे हैं? जबकि हम उससे यस कितना सर। ले रहे हैं? 1.5 लाख ले रहे हैं। तो क्या हम मार्केट के मुताबिक ले रहे हैं? नहीं सर, हमने मार्केट के मुताबिक तब एफएमवी के मुताबिक लेनी है ताकि कलेक्शन भी हो सके एफबीआर के लिए। यस, ठीक है। अब अब ये नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट वाले का पॉइंट दोबारा पढ़ो। इस पॉइंट को आप लोग थोड़ा सा दोबारा से सारे लोग दोबारा पढ़े खुद से। इस पॉइंट में एक छोटा सा लकूना है, छोटा सा एक पॉइंट है जो बहुत अहम है। यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया सर? सर नॉन इसमें एडजस्ट। जी
आप प्रोसीड कर दे, आप बोल रहे नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट जो लैंड और ऑनर ऑफ लैंड को मिले, जो हमें यहाँ पे पैसे मिले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हम ऑनर ऑफ लैंड बिल्डिंग के ऑनर को मिले, हम ऑनर ऑफ लैंड है, हम ऑनर ऑफ बिल्डिंग नहीं है। तो लॉ में कैटेगोरी के लिखा हुआ है कि नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट को सिर्फ बिल्डिंग के केस में शामिल किया जाएगा, लैंड के केस में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसकी यस वजह सर। से आप देखें नथिंग टू बी एडेड इन केस ऑफ प्लॉट, यानी कि लैंड के केस में उसने कुछ ऐड नहीं किया। एग्रीड? यस सर। अच्छा, अब ये जो आंसर आया इसको हम कहते हैं रेंट चार्जेबल टू टैक्स। ठीक है, इतना। अब हमने डिडक्शंस करनी है। अब डिडक्शंस के लिए आपने थोड़ा सा जाना है वापस। जब आपको उसने कहा कि रेंट भी आपने ऐड नहीं करना, वो जो 1/10 भी ऐड नहीं करना, तो यहाँ पे आपने एक और पॉइंट गौर से देखना है। इन रिस्पेक्ट ऑफ रिपेयर टू अ बिल्डिंग नॉट प्लॉट नॉट लैंड। ठीक है, 1/5। तो हमारी तो सर बिल्डिंग नहीं है, हमारा तो प्लॉट है, हमारा तो प्लॉट है। तो नथिंग टू बी एडेड इन केस ऑफ ओपन प्लॉट, 1/5 भी उसने माइनस नहीं किया। ग्राउंड में रेंट माइनस कर लिया, इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस कर लिया। अब ये देखिएगा एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने हुए। उसने कहा था एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने थे क्वेश्चन के अंदर, एज पर क्वेश्चन मेरा ख्याल है 92,000 थे, और 20 लाख का 4% दोनों में से, यानी कि एक्चुअल में लॉ ने हमें कहा कि आपने जो ये हो रहे हैं, ठीक है, ये आपके टोटल ये वाली अमाउंट है, इसका 4% ले लो। मैंने ले लिया। उसने कहा फिर आप 92,000 रुपया पे कर रहे हो, इस 92,000 को 4% से कंपेयर करो। 92,000 काम था तो उसने कहा माइनस कर लो। ठीक है, फिर अब चूंकि हमने लिया तो 80 लाख था, लेकिन 65,000 रुपया का ये प्लॉट ले लिया, तो 65,000 के ऊपर हम उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। कितने परसेंट? 12%। तो अब आपने 65,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन सर जब हमें इनकम आना शुरू हो गया वो 10 माह से आना शुरू हो गया, इसलिए 10 माह का ही इंटरेस्ट माइनस करना है। 12 माह का इंटरेस्ट आप माइनस नहीं कर सकते, तो ये माइनस हो गया। इन दोनों को प्लस मैंने जब किया, ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ गई आपकी इस केस में। क्या आपको कोई बात हजम होती है? क्वेश्चन हैं तो बिल्कुल पूछिए। सर ये मार्कअप ऑन लोन फिर समझा सकते हैं? बिल्कुल समझा सकते हैं। आपको पता है कि लोन लिया कितना है हमने? मुझे ये हम क्वेश्चन लेते हैं दोबारा से। कितना लोन लिया है? लिया कितना था भाई, बताओ, बोलो साथ। 80 लाख सर। 8 लाख सर। भाई 80 लाख था। अच्छा, उसके बाद सॉरी, हमने 80 लाख सर, 80 लाख। प्लॉट कितने का लिया है? 65 लाख सर। क्योंकि हमने प्रॉपर्टी जितनी वैल्यू को ली है उतनी ही वैल्यू का जो इंटरेस्ट है वो आप माइनस कर सकते हो, फुल वैल्यू का नहीं। वजह यह है कि आप फर्ज करो इस तरह, तो लोग पता क्या करेंगे, 2 करोड़ रुपए लेंगे, फर्ज करो 20 लाख का प्लॉट ले लेंगे, 1,80,000 की गाड़ी ले लेंगे, और कहेंगे जो सारा इंटरेस्ट आ रहा है ना, जो हमने ये प्रॉपर्टी ली है, ये इसके साथ लगा दो, ताकि वो प्रॉपर्टी में से कोई इनकम होगी नहीं। वो कहेंगे देखें लॉस है, हम तो टैक्स ही नहीं देते। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कितनी वैल्यू आपने प्रॉपर्टी पे लगाई? मैंने कहा 65 लाख। कहता है आपने चूंकि 12% देना है तो इस पर 12% निकालो। मैंने कहा ये लो। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ये 12% तो पूरे साल का है। मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा अगर ये पूरे साल का है, फर्ज करो, तो इसको आप निकाल लो कि 1 महीने का कितना है। मैंने कहा ये 12 पे डिवाइड कर दिया। उसने कहा आप क्योंकि 10 महीने आपका है, फिर रेंट पे लगी 10 महीने, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ये जब मैंने किया 650 आ गया। उसने इसको थोड़ा से इस तरह से किया है, अगर हम इस तरह से देखें यहाँ पे जाके, उसने 10/12 कर दिया। उसने कहा ये रेंट बनता है इतना है फार्मूले से पूरे साल का, और ये करने से आपका 10 माह का। ठीक, जी सर, समझ आ गया मुझे सर, थैंक यू। बाकी सारे साहबान बताएं इस क्वेश्चन में, क्योंकि अब ये लैंड एंड बिल्डिंग का नहीं है, ये ओपन प्लॉट का क्वेश्चन था। अब इसमें फर्क आया, मैं आपको हाईलाइट। सबसे पहले तो ये फर्क आया सर कि आपका जो, ये तो आपको पहले चीज समझाई थी, ये एक नया कंसेप्ट था कि ओपन प्लॉट के केस में
नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट का 1/10 नहीं करना। दूसरे नंबर पे रिपेयर अलाउंस का नहीं करना। तीसरे नंबर पे ये पॉइंट पुराना है। ये वाला जो कंसेप्ट था कि आपने जितना इंटरेस्ट लिया है, लोन पे अमाउंट ली है, उस अमाउंट का परसेंटेज निकाल के कितनी अमाउंट हम इसमें रेंट में वो जो प्रॉपर्टी लिया उस पर यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो माइनस कर रहे हैं। ये कुछ पॉइंट्स नए थे इसमें जी। जी भाईजान, समझ आ गया सर। बाकी साहबान बता दीजिए। सर एक क्वेश्चन है कि जो इंटरेस्ट हम डिडक्ट करेंगे उससे, वो ऑन द बेसिस ऑफ परचेज ऑन द प्रॉपर्टी होगी, नॉट ऑन द लोन। बिल्कुल बिल्कुल। सही सर। ओके सर। थैंक यू। अच्छा जी भाई, क्वेश्चन नहीं पूछोगे, समझ नहीं आएगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बेहतर यही है कि क्वेश्चन पूछ लेना। फर्क वाला क्वेश्चन डन हो गया। अब भाई उसने कहा है रेंट का मतलब क्या होता है वो एक्सप्लेन करो। भाई ये तो बेवकूफों वाला काम है कि मैं आपको कहूं, अच्छा लॉस है, ये पॉइंट है, ये वैसे मैंने बढ़ाया हुआ है। और मैं भी अगर आपसे सीधा से रेंट पूछूं तो बेवकूफी वाली बात है। मेरी भी कोशिश ये होगी कि मैं आपको रेंट के कंपोनेंट मैं किसी क्वेश्चन के जरिए टेस्ट करूं कि ये अमाउंट इतनी फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट मिल रहा है, इतना रेंट की मद में मिल रहे हैं, इतना ये वाली चीज मिल रही है नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट, मुझे रेंट बताओ क्वेश्चन में। तो आपको वो रेंट मालूम करना आना चाहिए। क्या मेरी बात को आप फॉलो कर रहे हैं? यस यस सर। सर। अच्छा जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम देखते हैं। उस क्वेश्चन के आगे वो कहता है कि आपने लॉ को मद्देनजर रखते हुए आपने अप्रोप्रिएट हेड ऑफ टैक्सेबल इनकम बताना है, ठीक है। मुख्तलिफ हेड्स के अंदर ये इनकम आ सकती है, ठीक है। अब बी के अंदर जब गए, ठीक है, वो कहता है ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2024। अब ये सारे पॉइंट बी के साथ लिंक्ड हैं इसके साथ। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इंस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं किसकी, अमजद साहब की, उसके बारे में उसने मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन किए हैं। सबसे पहली ट्रांजेक्शन उसने क्या की है? ऑन 1 जुलाई 2023 अमजद परचेज अ फैक्ट्री बिल्डिंग इन सखर along with the installed machinery at the price of rupees 9 million and 3 million respectively। उसने क्या किया? उसने एक बिल्डिंग खरीदी और उसमें मशीनरी भी है। बिल्डिंग की मद में उसने 9 मिलियन, 90 लाख, और आपकी मशीनरी की मद में 30 लाख रुपए दिए उनको। मैंने द शॉर्ट ऑफ फंड्स ऑफ रुपीज 20 लाख, उसके पास 20 लाख कम थे, यानी कि इसके लिए 1 करोड़ 20 लाख की रकम चाहिए थी, उसके पास 1 करोड़ रुपया था। ही बारोड द सेम, यानी कि 20 लाख, ऑन 1 जुलाई फ्रॉम हिज फ्रेंड शमशाद थ्रो अ क्रॉस चेक। द लोन कैरीज इंटरेस्ट रेट ऑफ 18%, और उस पर 18% का सूद था। ऑन 1 जुलाई 2023 he let out his building along with the machinery to Basit at a monthly rent of rupees 50 लाख payable in advance। अब उसने मुझसे पूछा, क्या ये समझना बहुत जरूरी है, कहता है कि मुझे ये बताओ कि ये किस हेड ऑफ इनकम में आएगी, अप्रोप्रिएट हेड ऑफ इनकम बताओ, ठीक है। फिर कहता है टैक्सेबल इनकम भी बताओ ऑफ फॉर द टैक्स ईयर, यानी कि हर पॉइंट की अलग अलग टैक्सेबल इनकम निकाली जाएगी। इस एक प्रॉपर्टी की इनकम अलग निकलेगी, ये जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। हाँ मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सर यस फ्रॉम अदर सर। सोर्स इन द सेंस क्योंकि मशीन और बिल्डिंग अटैच है। यस, वो बिल्कुल। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हमने देखा था, ये आप देखो। कहता है टैक्सेबल इनकम में क्या कहता है, सबसे पहले ये सखर वाली बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, हमने इस पॉइंट को देखना है, ठीक है। क्या कहता है 1625, ये उसने बनाई कैसे, ये भी नीचे देखते हैं W1 में। कहता है W1 पढ़ो, उसने नोट में नीचे एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जैसे वो कहा अपने एनेक्जर वगैरह बनाते हैं, समझो एनेक्जर है, एनेक्जर W1। इसमें उसने कहा कि आपकी सखर वाली प्रॉपर्टी, और हेडिंग क्या डाली उसकी, उसने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। आप इधर हेडिंग डाल सकते हैं यहाँ पे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी लोकेटेड एट सखर, ठीक है। उसने कहा सबसे पहले आपकी ये इनकम आई, रेंटल इनकम कितनी आई, 30 लाख रुपए, ठीक है। सर ये 30 लाख कैसे? सर हम अगर उसको ऊपर जाके देखें तो आप दोबारा से उसको देख लीजिएगा। मैं दोबारा से ऊपर आपको लेके चलता हूँ, और ये पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 111। अच्छा ये देखिएगा,
कितने पे रेंट पे लगी? ये अब जनवरी से हमने टैक्स ईयर 24 खत्म हो रहा है 30 जून के ऊपर, वहां तक जब मालूम करनी है तो 6 माह का 5-5 लाख रुपए कितना बन गया भाईजान? सर 3 30 लाख मिलियन। सर। शाबाश, ये देख लो। फिर इसके बारे में अब एक बात याद रखिएगा, अब चूंकि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, अब इसमें रिपेयर टू बिल्डिंग, अब हमें देखने की जरूरत है कि रिपेयर टू बिल्डिंग में अलाउड अप टू 1/5। अब क्या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में माइनस करने की इजाजत है? सर मैं ऐसे नहीं कह सकता। आप क्यों नहीं कह सकते? सर मैं जाके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाके पहले पढ़ूंगा कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के बारे में सेक्शन 40 बताता है क्या क्या माइनस कर सकते हो। जब यहाँ पे हम गए, उसने कहा कि इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ अ पर्सन चार्जेबल टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स टैक्स ईयर, a deduction shall be allowed for any expenditure paid by the person। सादा लफ्जों में कहता है भाई इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को कमाने के लिए कोई भी खर्चा अदा किया माइनस कर लो। तो इसका मतलब ये है कि इसने, इस बुद्धू आदमी ने जिसने ये क्वेश्चन को ये सॉल्व किया है, यहाँ पे गलत लिख दिया है। क्यों? 1/5 का कंसेप्ट तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की हेडिंग में है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की हेडिंग में नहीं है। हमें साबित करना पड़ेगा। उसने ये कहा है कि आपने पेमेंट क्या की। मैं भैया कोई पेमेंट नहीं कर रहा, ठीक है। जो रिपेयर अलाउंस होता है वो पेमेंट तो होती नहीं, वो तो फरसूदगी होती है, वो तो घसाई होती है आपकी बिल्डिंग की। क्या आप मेरे साथ एग्री करते हैं? सर नहीं, नीचे वाले पॉइंट भी दिखाएं, हो सकता है नीचे कहीं आ जाए। सर मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब पर्सन रिसीविंग, अब ये देखेंगे ज़कात के मुतालिक है। यहाँ पे ये कहता है, अब यहाँ पे मशीनरी वगैरह के माध्यम में इन अकॉर्डिंग, अब ये कह रहा है कि सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन होगी। ये तो भाईजान कोई उसकी बात ही नहीं हो रही जो सेक्शन 15A के साथ लिंक कर रहा है। क्या आप मेरे साथ एग्री करते हैं? ये सारे पॉइंट्स पॉइंट आपको ऐसा नहीं मिलेगा, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा। तो ये पॉइंट गलत है, ठीक है, ये बात ठीक है। ये माइनस नहीं होना चाहिए। रिपेयर टू मशीनरी, मैं क्वेश्चन में जाके देखूंगा कि क्वेश्चन में, मैं अभी हर टॉपिक पर छेड़ ही रहा, मैं सिर्फ 1 बाय 1 पॉइंट देखूंगा ताकि मैं परेशान ना हो जाऊं। मैं दोबारा आया, यहाँ पे, यहाँ पे, और उसने क्या कहा है, तो मैंने तो शॉर्टेज ऑफ फंड, अच्छा इंटरेस्ट उसने दिया है, ठीक है। उसके बाद उस पर सूद है, ठीक है। बाकी हर प्रॉपर्टी अलग अलग है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, क्या आपको इस प्रॉपर्टी का कुछ और एक्सपेंस नजर आ रहा है जो शक्कर के अंदर है? क्या यहाँ पे कोई पॉइंट ऐसा है जो शक्कर की प्रॉपर्टी के मुतालिक को? नीचे देख लेते हैं। लो जी, ये है शक्कर की प्रॉपर्टी के मुतालिक, कहता है ये खर्चे हुए, 270 का एक खर्चा हुआ, 50 का एक खर्चा हुआ, ग्राउंड रेंट का ये खर्चा हुआ, आपका इंश्योरेंस का इतना खर्चा हुआ, टोटल इतना खर्चा हुआ 5-20 का। तो बिल्कुल ये भाई नीचे वाले खर्चे हम मैनेज कर सकते हैं, ये देख लें, ये खर्चे, बाकी हम खर्चे माइनस कर सकते हैं। एक इंटरेस्ट है जो कि हमने करना था। सर इंटरेस्ट को कब? 6 माह चूंकि प्रॉपर्टी रेंट पे रही है, 6 माह 18% का इंटरेस्ट है, 20 लाख हमने उधार लिया हुआ था ये, और बाकी ये जो पॉइंट्स हैं उसने हमें जो निकाल के दिए हुए हैं वो हमने समझे कि एज इट इज, आपने बस ये एज इट इज माइनस कर देना है कि ये एक्सपेंसेस हो रहे हैं। सर एग्रीड? ये सर ये इंश्योरेंस जो है ना बिल्डिंग की, अदर सोर्स इनकम से भी हम माइनस करेंगे? जी, उसने इंश्योरेंस जब पेमेंट किया, कानून में लिखा हुआ था कोई भी खर्चा जो आपने पे किया हो, ठीक है। अगर मैं आपको लेके जाऊं, उसने कहा है कोई भी खर्चा अगर आपने पे किया तो बिल्कुल हम माइनस करेंगे, आप बजा फरमा रहे हैं। ये आप चेक कीजिएगा, 1 मिनट दीजिएगा, लॉ में भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इसने जब नीचे कहा कि हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, ठीक है, ये देखें, पे किया है उस प्रॉपर्टी का जो सक्सेस में है। ये सर कहाँ पे लिखा हुआ है? लॉ में, ये देख लें, लॉ में इट्स ओपनली अलाउड, इसको पढ़ लें। इसके अंदर लिखा हुआ है अदर सोर्स में कोई भी खर्चा पे करें जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को कमाने के लिए किया गया हो, यस यू कैन डिडक्ट, आर डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर एनी एक्सपेंडिचर पेड बाय द पर्सन।
in the year to the extent to which expenses paid in driving income from other source. जी भाई साहब, ये सर ये वाला पॉइंट समझ आ गया सर। वो 1/5 वाला जो पॉइंट था वो वाला सर पॉइंट समझ नहीं आया, इनकम फ्रॉम अदर भाई वो सोर्स। भाई मेरी बात सुनो, हर सेमेस्टर में अलग सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, कभी ये तो नहीं हुआ एक सब्जेक्ट दूसरे सेमेस्टर में फिर सेम आ जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। जब एक हेड ऑफ इनकम के अंदर एक खर्चा माइनस करने की इजाजत है, वही खर्चा किसी और हेड में मैं कैसे माइनस कर सकता हूँ जब अलाउड ही नहीं है। उसने इधर बस ये पता नहीं आंखें बंद करके माइनस कर दिया, जब लॉ में अलाउड ही नहीं है मैं कैसे माइनस कर दूं। अगर वो यहाँ पे माइनस कर रहा है 1/5 का, ठीक है, क्या सेक्शन 40 के अंदर अदर सोर्स में अलाउड है? बताओ मुझे। नो सर। तो फिर मैं कैसे माइनस कर सकता हूं मेरे भाई, बताओ, क्या कहना है आपका? सर ये जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है बिल्डिंग का, ये हम प्लॉट और बिल्डिंग की जो मशीनरी है उसकी वजह से बिल्डिंग को हम अदर सोर्स इनकम के कैटेगरी में डाल रहे हैं। भाई बिल्कुल शुरू ही हमने मैंने सेक्शन 39 में आपको बिल्कुल दिखाया है, बिल्कुल दिखा चुका हूं। जब आपका बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे लगे तो सेक्शन 39 में लिखा हुआ है, कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि उसको अपने प्रॉपर्टी में नहीं लेके जाना, उसको अदर सोर्स में लेके जाना है। लॉ है ना, लॉ ने कहा लेफ्ट हैंड चलो तो हम लेफ्ट हैंड चलेंगे, उसने कहा राइट हैंड चलो तो हम राइट हैंड चलेंगे। कल को लॉ में लिखते जाए आप बैकवर्ड चलोगे, सीधे मुंह करके नहीं चलोगे, हम बैकवर्ड चलना शुरू कर देंगे। ठीक है, ओके सर। डन। अच्छा जी, यहां तक कंफ्यूजन कोई नो सर। नहीं है जी? चले जी, मैं पॉइंट नंबर सेकंड पढ़ने लगा हूं। On 1st July 2024, Amjad let out his residential plot situated in DHA Karachi to Mirza Limited at a monthly rent of rupees 3 lakh. Rent of the for the 2 years was received in advance. अब आप ये देखो कि उसने रेंट पे लगाया जुलाई में, 2 साल का रेंट इकट्ठा मिल गया है। कि मुझे आप ये बताओ, जो 2 साल का इकट्ठा रेंट मिला है, ये इसको नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट कहूंगा या एडजस्टेबल डिपॉजिट होगा ये? और क्या 1 साल के रेंट पे टैक्स देना होगा या दोनों सालों के? सर 1 साल का देना होगा, 1 साल का माइनस करके, क्योंकि टैक्स एयर सिर्फ 1 साल तक होता है। शाबाश शाबाश, वेरी गुड जॉब के साथ। जिस साल का रिटर्न भरेंगे वो तो 1 साल का भरेंगे, तो 1 साल का टैक्स देना होगा, दूसरे साल का माइनस करके अगले साल में टैक्स देना होगा। वेरी गुड जॉब, शाबाश। डीएचए कराची के बारे में फिर हम इसको देखते हैं क्या लिखा गया है। अब ये देखिए, अब आपका जो रेंट आ रहा है 12 से, आप 3 लाख रुपए रेंट है, 12 से मल्टीप्लाई किया, पूरे साल का ये आ गया, 1/5 इसका निकाल दिया। फिर इसके बारे में क्वेश्चन ऊपर दिया गया, ग्राउंड रेंट भी दिया गया है, इंश्योरेंस भी दी गई है, वो हमने माइनस कर देनी है, ठीक है। और फिर बाकी बना दिया ये, ठीक है। अब यहाँ पे आके ये आपकी इनकम बन गई, ये एक्सपेंसिस इकट्ठे करके, एक्सपेंसिस 750 और ये 2850, ठीक हो गया भाई। यस सर। ये आपके ये खर्चे जो हैं, ये बल्कि ये कराची वाले, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन 1 जुलाई 2023, Amjad also entered into an agreement with Ishan for the sale of his plot situated in Quetta. क्वेटा के अंदर भी एक प्रॉपर्टी है, 50 मिलियन का प्लॉट है, उसका एग्रीमेंट किया। ये प्लॉट परचेज किया था 2016 में। कितने का परचेज किया था? ये सर किया था 40 मिलियन का। अभी एग्रीमेंट कितने का किया? 50 मिलियन का। अंडर द टर्म्स ऑफ द सेल एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के तहत he received 5 million at the time of signing the agreement, ठीक है, and the balance on 30 September, ठीक है। However, due to financial difficulties, Zishan failed to pay the balance amount on the due date. Consequently, amount was forfeit होगी। On 10 April, he finally sold the plot to the Jamshed का। अब ये जब सेल किया, ये मैंने अभी आपको बढ़ाना है, ये आएगा कैपिटल गेन में। लेकिन इस प्रॉपर्टी के तहत, क्योंकि कैपिटल गेन लहदा से बढ़ाया जाएगा, इसके तहत आपका जो फोरफिटेड डिपॉजिट है वो भी आपकी इनकम फ्रॉम ही बनेगा और इसका कैपिटल गेन बनेगा, ठीक है। कैपिटल बनेगा
50 का 25 लिया, 40 का था, 15 मिलियन कैपिटल गेन। अभी कैपिटल गेन मैंने आपको बढ़ाया नहीं है, ठीक है, और ये एक्सपेंसेस हैं। अब इसको जाके अगर हम लॉ में देखें, सोल्यूशन में देखें, उसने क्या किया है, अब ये देखिएगा उसको उसने सॉल्व कैसे किया। उसने कहा भाई नंबर 1, इतना रेंट आया, जो नीचे उसने टोटल किया हुआ है 2850 डीएचए वाली प्रॉपर्टी से, ये फॉरफिटेड डिपॉजिट करने से वो जो शान से पैसे मिले, ठीक है। फिर ये वो वाले पैसे हैं जो सक्कर वाली जमीन से आए, ठीक है। फिर ये जो सेल ऑफ, अच्छा कैपिटल गेन को उसने यहाँ पे डाला ही नहीं है, तो अच्छी बात है, इसको हमने वैसे भी अदा करना है। तो ये टोटल मिला के उसकी टैक्सेबल इनकम आ गई फॉर द ईयर, इस पे टैक्स मालूम किया जाएगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है जी आप लोग? सर ये कैपिटल गेन वाली पॉइंट मेरी थोड़ी सी वो आई, फिर मैंने मैंने सर्च बढ़ाया ही कर नहीं दी। भाई, कैपिटल गेन बढ़ाया ही नहीं है, बस छोड़ दो, सर मैंने कैपिटल गेन पढ़ा ही नहीं, जल्दी है ही नहीं। जब मैंने कैपिटल गेन बढ़ाया ही नहीं है तो समझो आपने सोचा भी नहीं है और ना आपने देखा है। आप बाकी पॉइंट बताएं जो प्रॉपर्टी के मतलब बताए हैं, उसके ऊपर बात करें। सर ये बाकी पॉइंटों में वो जो एडवांस अमाउंट लिया था वो क्यों माइनस नहीं किया था सर ये? भाई आपने, अल्लाह के बंदे, यहाँ पे रेंट कितने माह का अकाउंट किया है, आपने यहाँ पे शो ही नहीं किया हुआ। वो तो आपकी यहाँ पे इनकम का बात कर रहा है, उसने लाइबिलिटीज की बात ही नहीं की कि आपकी लाइबिलिटी कितनी है, उसने बात की कि इनकम कितनी है साल की। तो हमने कहा इस साल कितनी इनकम है। उसने 24 माह का रेंट लिया, उसने शो ही 12 माह का किया है, तो समझो माइनस करके उसने शो किया। एक बंदा कोई आपको कहता है ये 24 लाख है, 12 लाख इस साल का है, 12 लाख अगले साल का है, तो आप कहते हैं अच्छा ठीक है जी 12 लाख इस साल का है। जब आप गवर्नमेंट को दिखाते हैं सिर्फ 12 लाख ही शो करते हैं ना, तो उसने ये एक साल की जितनी अमाउंट बनती है 3 लाख के साथ वो उसने शो कर दिया, तो फिर परेशानी किस बात की है, ओके उसने सर, शो ही अभी नहीं किया समझ हुआ, आ गया सर। ठीक है सर जी। सर ये जो एडवांस रेंट है सर, वो हमने क्यों पूरे 2 साल के नहीं किया था? भाई रिटर्न कितने सालों की फाइल करोगे एक वक्त में? मतलब 2024 का हमने और निकालना है मुझे ना बस सर, एक चीज तो बताओ, एक वक्त में कितने सालों की रिटर्न फाइल होती है नॉर्मली, अगर सर कानूनी 1 बात साल करें की। तो? 1 साल की फाइल होती है। जब 1 साल की यस फाइल सर, होती है तो टैक्स कितने सालों का देना है? 1 ही साल की सर। तो बस मसला फिर किस बात का है? ठीक हो गया सर, ओके। वो तो आपके पेबल, वो तो आपकी जिम्मेदारी लाइबिलिटीज में आएगा, ठीक है। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया सर, थैंक यू यहाँ सर। तक कंफ्यूजन है कोई? अच्छा जी। अब आ गया डिस्कस। ये देखो क्वेश्चन की नोयत, डिस्कस का क्या मतलब है कि एक्सप्लेन करो, लिख के बताओ, समझाओ, क्या बताओ, ठीक है। कहता है आपका फॉलोइंग आर द इनकम्स ऑफ 3 रेजिडेंट, 3 बंदे हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी एंड एक का नाम सी है। इसको सिर्फ प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है, इसको आप प्रॉपर्टी से भी आ रही है, बिजनेस से भी आ रही है, इसको भी प्रॉपर्टी से भी आ रही है, बिजनेस से भी आ रही है। टैक्स ट्रीटमेंट बताओ। अच्छा क्या ट्रीटमेंट बताओ? अच्छा ये हेड ऑफ इनकम से बता दिए। और फ्रॉम, डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ईच ऑफ द अबव इंडिविजुअल, कि आपने इसका टैक्स ट्रीटमेंट बताना है। तो आपकी नजर में क्या आपको लगता है ट्रीटमेंट में आप क्या बताएंगे? सर एक के केस में तो इसकी अमाउंट ही बिलो टैक्सेबल लिमिट से 2 लाख शाबाश है, तो 6 लाख शाबाश। से कम है, तो इसमें कोई सर टैक्स टैक्स होगी बनता नहीं। ही नहीं है, एक केस में तो टैक्स बनता ही नहीं है। दूसरा केस, सर दूसरे केस में इसको ऐड कर देंगे, अगर कोई एक्सपेंसेस मेंशन थे तो वो निकाल के टैक्स लगा देंगे सर। शाबाश। ये देखो फिर, इन केस ऑफ ए, Mr. A does not have any salary income and will be taxed as non-salaried case, बिल्कुल सही है। An individual income is exempt up to 6 lakh and his income is 2 lakh which falls below the this amount, ठीक है, taxable limit यानी कि making is exempt from the taxation. A salaried person is an individual. अब यहाँ पे salaried person को डिफाइन करना गया, हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं थी, बाकी ये इतना भी कह देता ना कि 6 लाख तक टैक्स नहीं होता और इसकी इनकम 6 लाख से कम है और ये बिलो टैक्सेबल है, तो कोई टैक्स नहीं है, दैट्स इट। अगली बात, इन दिस केस नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी विल बी क्लब्ड विद इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड चार्ज ऑफ टैक्स एज पर एप्लीकेबल स्लैब रेट। और इसमें नॉन, इसको ये एक्सप्लेन करना चाहिए खुद कि नॉन सैलरी वाला रेट लगेगा, चूंकि इसकी जो इनकम है वो प्रॉपर्टी के अलावा और सैलरी के अलावा बाकी हेड से आ रही है।
एग्री करते हैं? यस सर, ये एग्री हमने करते एक हैं? स्नैप पढ़ा था, बिल्कुल सर, ऐसे ही शाबाश, ये वही है। फिगर वन पार्ट अब वन वाला स्नैप है। शाबाश शाबाश, बिल्कुल। सी में, since his income from property will be charged tax under NTR, ठीक है, he would be taxable at the rate applicable, वो कहता है नॉन साइड वाला। अब ये भी बस ऐसे एक्सप्लेन ही किया गया है, स्टोरी है और कुछ भी नहीं। ये यानी कि यहाँ पे इसकी क्वेश्चन है कि आपको ड्राफ्टिंग सिखाया कि आप लिखते कैसे हैं। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं यस सर। भाई? इसके साथ ही हमारा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का जो हेड है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके साथ ही हमारा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का हेड खत्म हो जाता है। और एक बात ये निश्चिंत रहे कि ये जो मैं क्लासे बना रहा हूँ इसका मैं वो ट्रांसक्रिप्ट निकाल लूंगा जब मैंने उनको ये देना होगा, अटेंडेंस मार्क करनी होगी, तो मैं इसी के अकॉर्डिंग मार्क करूंगा इंशाल्लाह। क्योंकि मैंने नंबर तो इसकी बेस पे नहीं लगाने, लेकिन अटेंडेंस तो मैंने मार्क करनी है ना। अच्छा जी, आप मुझे ये बताइए कि फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का हेड भी पढ़ लें, छोटा सा ही है, लेकिन हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का हेड भी हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि हम लॉ पढ़ें, हम उसके लिए भी केस स्टडीज के जरिए ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है जी, नजर आ रहे हैं, मल्टीपल इंडिविजुअल्स के नाम से और मिस बीना के नाम से। जी सर। हम पहले फर्स्टली मल्टीपल इंडिविजुअल वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मल्टीपल इंडिविजुअल मुख्तलिफ लोगों की केस स्टडीज हैं। कितनी केस स्टडीज हैं? दो ही हैं। मिस्टर दानिश्वर, a renowned author, completed his book on human behavior in 2.5 years. He received rupees lump sum amount rupees 9 lakh in May 2024 on account of royalty. होता ही है कि जो बड़ी कंपनियां होती हैं ना, वो पब्लिशर जो होते हैं वो कहते हैं भाईजान आपने बुक छाप दी, हम इसको आगे लोगों को बेचेंगे, इतने पैसे हमसे रॉयल्टी के तौर पे ले लो, ठीक है। लेकिन इसमें उसने बुक बनाने में टाइम कितना लगा है? 2.5 year। अगर इसके बारे में बात करें, ठीक है, लॉ ने कौन सा था जी? सर एक क्वेश्चन है जी सर, इसमें उन्हें लम सम का बोला है रॉयल्टी का, लेकिन सर रॉयल्टी वैसी पर सेल नहीं होता, या यहाँ मतलब प्रैक्टिस ये है कि वो शुरू पहले से ही लम सम दे देते हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। रॉयल्टी जो होती है नॉर्मली मोर देन 2, अच्छा, वो परसेंटेज के तौर पे होती है, लेकिन देखें वो ये आइन मुमकिन है कि आप उसकी मुख्तलिफ वो कर दें, पेमेंट इकट्ठी ले लें, ये मुमकिन है। नॉर्मली आप परसेंटेज के तौर पे मार्केट में लोग लेते हैं, ठीक है, नॉर्मली लोग परसेंटेज के तौर पे ही लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक सेक्शन है वो भी मुझे देखना पड़ेगा। अच्छा, आप याद रखिएगा कि रॉयल्टी नॉर्मली परसेंटेज के तौर पे ही, अक्सर आदमी परसेंटेज के तौर पे ही लेगा, वो इकट्ठी नहीं लेगा। अच्छा, क्यों इकट्ठी नहीं लेगा? बुक्स पता नहीं कितनी आगे बिक जाएं, अगर कम बिकी तो फिर जारी बात उसको कैरी करना पड़ेगा, ये तो ऑब्वियस है, ठीक है। लेकिन इट्स जो भी चीज हो, हमें ना चाहते हुए एक टॉप वे आउट करना है, उसने कर लिया फिक्स वाला, ठीक है। जी सर, थैंक यू। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, इसके ऊपर अगर मैं आपको बताता चलूं तो हमारा बुक के अंदर एक केस है कि अगर कोई बुक बनाने में किसी बंदे को 2 साल या उससे ज्यादा लगते हैं तो उसके जो इनकम आती है बुक बनाने से, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर चार्ज होती है। कहाँ पे चार्ज होती है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर चार्ज होती है। मैं उस सेक्शन के पास जोड़ने की कोशिश कर रहा था, अभी जो है वो मल्टीपल इंडिविजुअल्स, मेरे हाथ नहीं लगा सेक्शन लेकर कह रहा है। हाँ, सेक्शन 89 है, 89 है। ऑथर्स, ऑथर्स को लॉ स्पेसिफिकली डिस्कस करता है वेयर द टाइम टेकन बाय एन ऑथर ऑफ अ लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क, लिटरेचर की कोई बुक हो या आर्ट की कोई बुक हो,
और उस बंदे को 24 मंथ यानी कि 2 साल ज्यादा टाइम पीरियड लगे, तो उस बंदे के पास ऑप्शन है, इलेक्ट कर सकता है, यानी कि चॉइस है। जैसे इलेक्शन और सिलेक्शन का वर्ड बड़ा कॉमनली यूज होता है, बिल्कुल इस तरह से बेसिकली इलेक्शन, बस छोड़ दें। ये इलेक्शन में जो लॉ का वर्ड है, इसका मतलब ये होता है कि आपने सिलेक्ट करना है। किसको सिलेक्ट करना है? कि जो अमाउंट आपको लमसम के तौर पे मिले, तो आप उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं कि received by the author in a tax year on account of royalties in respect of the work as having been received in that year and the preceding 2 tax year in equal proportion। तो आप 3 साल में टैक्स कर सकते हैं, जिस साल मिले उसको, और पिछले 2 सालों में। अलग प्रैक्टिकली बड़ी मुश्किल सी बात है, पिछले सालों की रिटर्न फाइल हुई होगी, लेकिन फिर भी लॉ ने हमें एक गुंजाइश दी हुई है। अच्छा, ये कहता क्या है? लॉ की बेस पे ये हमें गाइड करेगा। सेक्शन 29 states that the way the time taken by an author of a literary or artistic work, ये पूरा उसे लॉ छापा। कहता है therefore लॉ छापने के बाद मिस्टर दानश्वर कैन spread the amount of 9 lakh over the period of 3 years in equal proportion, 3 लाख in each period starting from tax 2024 to the preceding 2 tax year 22 and 23। ये बात को आप फॉलो करते हैं? जी सर, बिल्कुल। मतलब वो कहना चाह रहे हैं जो लंप सन है वो हम 3 इयर्स में डिवाइड कर सकते हैं सर। Yes। मतलब स्प्रेड आउट हो जाएगा, और वो जितना भी स्प्रेड आउट पोर्शन होगा वो एक इंडिविजुअल ईयर के अंदर काउंट किया जाएगा। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर, मिस्टर सवाल है बारी जी। सर, ये जो डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड करेगा ये अमाउंट को 3 साल की ड्यूरेशन में उसके रिलैक्सेशन के लिए, सर ये उसकी अपनी डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग होगा या वो एक इक्वल इक्वल प्रोपोर्शन में इक्वल डिवाइड करेगा? इक्वल प्रोपोर्शन। राइट। ठीक है। अच्छा। यस। अच्छा जी। अब इसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन देता है कि मिस्टर बारी, ठीक है, जो मिस्टर बारी है इसके बारे में क्या बताता है? कहता है कि was working as a clearing agent in Taiwan for the past 6 years। वो पिछले 6 साल ताइवान में काम कर रहा था। He came back to Pakistan in July 2023 and joined the clearing house of his brother Akram। In March 2024, he received in Taiwan rupees 1 million as a share of commission from the discontinued business। ताइवान में वो कोई बिजनेस खत्म करके आया है और वहां से उसको इनकम हो रही है। जब आप पाकिस्तान से बाहर रह रहे हो और उसको आप छोड़ के आए, बाहर वाली कंट्री को क्या करके आए, छोड़ के आए, तो उसके बारे में लॉ कहता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब ये दोबारा से देख लीजिएगा कि वो छोड़ के आया और पिछले 6 सालों से वो वर्क कर रहा था बाहर। इसका मतलब है पाकिस्तान में नहीं होगा, बाहर ही होगा। ठीक है, ऑब्वियसली तभी तो वो काम कर रहा था बाहर। इसके बारे में सेक्शन क्या है? एनी फॉरेन सोर्स इनकम, बाहर की इनकम derived by a citizen of Pakistan in a tax year who was not a resident individual in any of the 4 tax years preceding the tax year in which the individual became a resident। जिस टैक्स ईयर में एक बंदा रेजिडेंट बनता है और उससे पिछले वो 4 साल रेजिडेंट ना हो, तो कोई भी उसको इनकम बाहर से आए तो उसको टैक्स नहीं देना होता। यानी कि उसको जो बाहर से पैसे मिले वो एग्जेम्प्ट है। अब अगर हम इसको लॉ सोल्यूशन को देखने की कोशिश करें तो सोल्यूशन क्या कहता है? सोल्यूशन ये कहता है Section 21 of the ordinance state that any foreign source income derived by a citizen of Pakistan in a tax year who was not a resident। अब इसके बारे में सिनेरियो पढ़ें। Since Mr. Bari became a resident in the tax year 2024, the foreign source income derived in the tax year 2024 would be exempt from tax। क्या इस बात पे आप एग्री करते हैं? ये एग्जेम्प्ट इनकम है। इस केस में ये कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं आती, हाल तो उसने अदर सोर्स वाले हेडिंग में डाली है, लेकिन बाय लॉ ये अदर सोर्स इनकम में नहीं है, ये एग्जेम्प्ट इनकम है। और एग्जेम्प्ट इनकम किसी भी सोर्स में हो सकती है, लेकिन आप कहें सर इसको अगर किसी हेडिंग में डालना हो तो भाई इसका जो कि वहां बिजनेस था तो बिजनेस में ही ये आएगी, लेकिन आएगी एग्जेम्प्ट। क्या मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? जी सर। अच्छा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिस बीना Skandar is a lawyer and owns a law firm under the name of Beena and Company। She is also a director of legal affairs at Aisha Foods Limited। Details of her income for the tax year 2024 as follows। उसको पैसे मिले 85 लाख रुपए, सैलियां दी 20 लाख, गिफ्ट एंड डोनेशन दिए 4 लाख के,
लीगल चार्जेस दिए इतने, फलाना 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 सो ऑन, और उसने जो इनकम कमाई 35 लाख रुपए कमाई, इसके बारे में इसने मुख्तलिफ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा, फिर इसको अगर डायरेक्टर जहां जहां से पैसे आ रहे हैं उसके बारे में पूरी डिटेल दी हुई है, उसकी टैक्सेबल इनकम निकालो, टैक्सेबिलिटी निकालो, टैक्स पेबल निकालो, ठीक है। तो अब मुझे इसके ऊपर आप बताइएगा कि आप इसके ऊपर क्या करेंगे। सर इसके ऊपर बिना, अच्छा अभी मैंने चूंकि आपको बिजनेस भी नहीं पढ़ाया हुआ, बिजनेस को भी हमने पढ़ना है, तो याद रखिएगा जो लॉयर्स होते हैं इनकी जो इनकम आती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आती है। किस में आती है सर? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आती है, ठीक है। और सॉरी, बिजनेस इनकम में आती है, सर बिजनेस में आती है, सॉरी, वो अदर सोर्स में नहीं आती, बिजनेस में आती है। अच्छा क्यों? अभी जब मैं बिजनेस की आपको डेफिनेशन बढ़ाऊंगा तो आपको अंदाजा होगा कि बिजनेस में सर क्या क्या चीजें आ रही हैं, ठीक है। अब इसी के सिनेरियो को अगर हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, क्योंकि इसको हमने जान ही छुड़ानी, इसको हमने फुल डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। फुल डिटेल में इस सिनेरियो को मैं दोबारा से खुद बढ़ाऊंगा। अच्छा कहाँ पे गया? बीनास के अंदर। अब ये देखिए, एज अ डायरेक्टर जो रेमुनरेशन ले रही हैं तो ये उनकी सैलरी इनकम में है, बोनस उनको मिल रहा है, उनको मीटिंग फीस मिल रही है, कंपनी मेंटेन कार मिल रही है, ये सब पूरे सैलरी के पॉइंट्स हैं, आप देख लीजिएगा। जो डायरेक्टर्स होते हैं नॉर्मली कंपनी के, जो कंपनी के लीगल का डायरेक्टर होगा, जो कंपनी का फर्ज करें कि कोई और ऐसा डायरेक्टर हो जो फुल टाइम बैठा हो, जो कंपनी का सीईओ होता है, ठीक है, इनको जितने भी पैसे मिलते हैं वो एज अ सैलरी चार्ज होते हैं, क्योंकि जब आप किसी भी जगह पे फुल टाइम काम करते हैं तो वो आपकी सैलरी बनती है। और अभी ये देखिए दूसरी हेडिंग आ रही है इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये वो जो उसकी वकालत से पैसे आ रहे हैं उसको इनकम फ्रॉम बिजनेस में से वो मालूम किया है। ये W1 में उसकी पूरी वर्किंग है कि कैसे कैसे मालूम किया गया, क्योंकि अभी हमने बिजनेस को पता नहीं है तो इसलिए सिनेरियो को हम मुकम्मल तौर पर सही तरह से कैटर नहीं कर सकते। हाँ ये जो सैलरी वाला एरिया है इसको आप पढ़ के देख सकते हैं यार ये वाला एरिया क्यों ऐसे हुआ है। सर ये लॉ में कहाँ पे लिखा गया है कि डायरेक्टर की इनकम को हम सैलरी के अंदर फॉल करवाएंगे, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर आपको दिखाता हूँ, बल्कि हम ऐसा करते हैं, एक मिनट दीजिएगा। स्टडी टैक्स इधर से आसान सा थोड़ा दिखा देते हैं ना, ये देखिएगा। बेसिकली सैलरी में आने के लिए एक एम्प्लॉयर का होना जरूरी है, एक एम्प्लॉय का होना जरूरी है, और फिर इन दोनों के दरमियान एक रिश्ता होगा एम्प्लॉयमेंट का। एम्प्लॉयमेंट यानी कि सैलरी कब कब आती है? जब आप डायरेक्टरशिप के तौर पे काम कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड करते हो, ठीक है, या फिर आप क्या करते हो एक फिक्स रेमुनरेशन किसी कंपनी से लेते हो, किसी भी इदारे से लेते हो, फिक्स रेमुनरेशन का लेना, आपका किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड करना, या किसी कंपनी में डायरेक्टरशिप को या किसी ऐसी पोजीशन को ऑप्ट करना जो कि मैनेजमेंट की पोजीशन बनती हो, तो आपका इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर फॉल करता है, ठीक है जी। यस सर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आपका? चलें जी, आज हमने इतना ही पढ़ना था, अभी भी कुछ चीजें अदर सोर्स के अंदर रहती हैं, ठीक है। उसके बारे में, अदर सोर्स के बारे में अगर आपको बताता चलूं तो कुछ पॉइंट्स हमने पढ़ने हैं, शायद वो कोई आधा घंटा हमारा लेंगे सिग्निफिकेंट, तो आज की क्लास हम इतनी कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी का मेरी तरफ से हेड मुकम्मल हो गया है। प्रॉपर्टी के हेड में आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो यू विल फाइंड मी देयर, आप ऐसा कीजिएगा कि कोई क्वेश्चन हो तो ग्रुप में भेज दीजिएगा, आई विल रिस्पॉन्ड, ठीक है। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। चले थैंक यू, अपना ख्याल रखें, ठीक है। ओके सर। मुझे भी मुझे कहीं खाने पे जाना है तो इंशाल्लाह फिर अगली क्लास मुलाकात करते हैं, ठीक है। थैंक यू थैंक सर। यू, इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।